हेलो क्लास 10th एनआईएस स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों जिन बच्चों के पास भी हिंदी है तो वो प्लीज़ जाके हिंदी की वीडियो देख लीजिए जहाँ पे मैंने टॉप क्वेश्चंस करा रखे हैं, ठीक है। और अब हम करने जा रहे हैं सोशल साइंस, ठीक है। और सोशल साइंस के अंदर हम देखेंगे कि पुनर्जागरण के दौरान, ठीक है, यानी कि अब हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। और क्वेश्चन आंसर भी वही है जो हम पहले भी कर चुके हैं, बट हम रिपीट मोड पे लेकर आए हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है, तो आप लोगों ने अगर इस पीडीएफ को चाहिए आप लोगों को तो नीचे दिए हुए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूँगा, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जागरण के दौरान खगोल विज्ञान के क्षेत्र में प्राप्त हुई किन्हीं दो उपलब्धियों का वर्णन करें। यानी कि पुनर्जागरण के समय में खगोल विज्ञान में दो उपलब्धियां बताइए, कौन कौन सी मिली है। तो पहला तो है नए ग्रहों और तारों की खोज, ठीक है। यानी पुनर्जागरण काल में दूरबीन का आविष्कार हुआ जिससे खगोल विद्वानों को ब्रह्मांड के बारे में अधिक जानने को मिला। गैलीली जैसा वैज्ञानिक जो था उसने बृहस्पति के चंद्रमा और शनि के छल्लों की खोज कर ली थी, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। तो दूरबीन की खोज सबसे बड़ी बात होती है, पहला तो ये था। दूसरा है सूर्य केंद्रित सिद्धांत, यानी कि निकोलस कोपरनिकस ने आके बताया कि किस तरीके से पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, ब्रह्मांड का केंद्र जो है वो सूर्य है और सूर्य के होते हुए पृथ्वी ही सूर्य के चक्कर लगाएगी, ठीक है। और इस सिद्धांत ने भू केंद्रित सिद्धांत को चुनौती दी और खगोल विज्ञान में एक नई क्रांति ला के रख दी, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन है, अधिकार और कर्तव्य के बीच में संबंध स्पष्ट करें, ठीक है। जो भी हमारे ऑनलाइन कोर्स से नहीं जुड़े हैं, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप डेमो क्लास ले सकते हैं और डेमो क्लास से आप जज कर सकते हैं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। और दूसरी बात, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी फटी सी आ रही होगी, कोई बात नहीं। अब आप लोगों को तो आदत हो चुकी है मेरे साथ, तो अब आप लोग मुझे झेल लेंगे कैसे भी, ठीक है। चलिए, सो सेकंड क्वेश्चन है, अधिकारों एवं कर्तव्यों के बीच संबंध को लिखिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, यानी अधिकार और कर्तव्य क्या होता है। तो मैं बता दूं, अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। अधिकारों का आनंद लेने के लिए कर्तव्यों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल, एक नागरिक को मतदान का अधिकार है, लेकिन उसे अपने देश के प्रति भी कर्तव्य निभाना होगा, ठीक है। अधिकारों का दुरुपयोग करने से समाज में अराजकता फैल जाती है, ठीक है। यानी अधिकारों का अगर दुरुपयोग करोगे तो इससे समाज में कहीं ना कहीं क्या देखने को मिलेगी, समाज में हिंसा देखने को मिलेगी और दंगे फसाद देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे सामने, पश्चिमी घाट की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो पश्चिमी घाट में पहला तो है उच्च वर्षा बहुत होती है, यानी पश्चिमी घाट में भारत में सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में से एक है। यहाँ मानसूनी हवाएं बहुत टकराती है जिसके कारण भारी वर्षा होती है, यानी कि उच्च वर्षा। और दूसरा, जैव विविधता भी बहुत देखने को मिलेगी, क्योंकि आप खुद सोचिए जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होगी वहीं पर तो सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे और नए नए तरह के क्रिएचर देखने को मिलेंगे, हाँ, ठीक है। समझ में आ गया। तो नए नए क्रिएचर देखने को मिलेंगे, यानी कि जैव विविधता, यानी कि बायोडाइवर्सिटी एंड उच्च वर्षा, और उच्च वर्षा देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। हाई रेन बोल सकते हो, हाई रेनफॉल बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। समझ में आ गया। अब कुछ बच्चे बोलते हैं भैया इंग्लिश में भी बना के दे दिया करो यार पीडीएफ। तो यार आपके लिए बस इतना कहूँगा आपके लिए कि देखो, आप लोगों को मैं इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा पाऊँगा, क्योंकि आप खुद सोचिए कि एनआईएस में 100 बच्चे एडमिशन लेते हैं, उसमें से सिर्फ 4 बच्चे या 3 बच्चे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में करते हैं, बाकी सब जो है ना वो सब हिंदी में ही अपना एसएसटी या फिर कोई भी सब्जेक्ट करते हैं। तो आप लोगों के लिए तो बस इतना कहूँगा कि आप लोग ऑनलाइन कोर्स ले लीजिए कहीं पे भी, या ऑफलाइन कोर्स ले लीजिए, ताकि वो आप लोगों को एक एक वर्ड इंग्लिश में समझाए, ठीक है। यूट्यूब पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी, आप भी जानते हैं यूट्यूब पे एक लिमिट टाइम होता है, एक लिमिटेड टाइम के अंदर मैं आप लोगों को हिंदी में भी करा दूँ, इंग्लिश में भी करा दूँ। यहाँ तो फिर पॉसिबल होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, मेरे पास कई बच्चे ऑनलाइन बैचेस लेकर बैठे हुए हैं इंग्लिश मीडियम के, ठीक है। उनसे आप पूछ सकते हैं, वो बिल्कुल मैच्योर हैं और वो चीज़ों को लेकर सीरियस समझते भी हैं। अगर आप लोगों को इंग्लिश का समझ में आना है, इंग्लिश करना है, तो आप लोगों के लिए बस इतना है, ऑफलाइन या ऑनलाइन आप लोग कोर्स ले लीजिए। उससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि आप लोगों के ऊपर टोटल उनका फोकस रहेगा, जो भी आपका टीचर होगा, ठीक है। मैं दोनों चीज़ें ला नहीं पाऊँगा, रीज़न उसके पीछे ये है क्योंकि इतनी छोटी सी स्क्रीन है, और इस छोटी सी स्क्रीन के अंदर भी अगर मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों लेकर आऊँगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, आप लोग भी जानते हैं कि हिंदी वालों को प्रॉब्लम होगी या फिर इंग्लिश वालों को प्रॉब्लम होगी, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए, तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। चलो, तो फोर्थ क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में बंगाल और बिहार में शुरू किए गए स्थायी बंदोबस्त की किन्हीं 4 प्रावधान। सो फोर्थ क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में
1793 में बंगाल और बिहार के अंदर जो स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट शुरू होता है उसके 4 प्रावधान लिखिए। ठीक है, तो पहला तो है जमींदारों को भूमि का स्वामित्व बना दिया गया था, स्वामी बना दिया गया था। यार हमने लास्ट टाइम बात भी की थी शायद ऑनलाइन बैच में, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ऑनलाइन बैच में भी बात की थी और यूट्यूब पे भी बात की थी कि जमींदारों को जो था ना भूमि का स्वामी बना दिया गया था और इस व्यवस्था में जमींदारों को भूमि का स्थायी स्वामी बना दिया गया था। यानी कि अब क्या होगा कि लगान की स्थायी दर निर्धारित कर दी गई और जमींदारों को एक निश्चित दर से लगान देना होगा। ठीक है, वो भी किनको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को। ठीक है, किसानों को जमींदारों के अधीन कर दिया गया। किसानों को जमींदारों के अधीन इस तरीके से कर दिया गया कि उन्हें जमींदारों को लगान देना होता था और जमींदार जो है वो शासक को लगान देगा, यानी कि उस समय के अंग्रेज़ों को लगान देगा। ब्रिटिश सरकार को राजस्व का एक हिस्सा मिलता था, निश्चित हिस्सा। इस व्यवस्था से ब्रिटिश सरकार को राजस्व का एक निश्चित हिस्सा मिल जाता था। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? तो पहला तो ये है कि सारी की सारी ज़मीनें दे दी जमींदार को कि बेटा तुम संभालो और तुमसे लेंगे हम क्या? टैक्स। ठीक है, और जो वो बोलता था ठीक है, फिर किसानों को उसने बांट दिया और किसानों को बांटने के बाद वो क्या करता था? किसानों से लेता था 30 रुपये 20 रुपये और बदले में उसका आधा पैसा किसको दिया करता था? ईस्ट इंडिया कंपनी को। मगर उसका नुकसान तब होता था जब अकाल पड़ जाए या फिर किसी घर में शादी पड़ जाए या किसी भी तरह से वो पैसे ना दे पाए किसान, तब जमींदारों के ना ऊपर आ पड़ती थी। ठीक है, वो जो विपदा है, ठीक है, जिसके कारण उनको अपना घर ज़मीन सब कुछ बेचना पड़ जाता था। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, सो अगला है 15th क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के अंदर समाज सुधारकों के रूप में राजा राम मोहन राय जो है ना उनके द्वारा किए गए प्रयासों का नाम बताइए। तो देखो मैं आपको बताऊं, राजा राम मोहन राय जो है ना वो मार्टिन लूथर किंग है भारत के। ठीक है, भारत के मार्टिन लूथर किंग है, वही मार्टिन लूथर किंग जिन्होंने पुनर्जागरण के अंदर धर्म सुधार आंदोलन किया था। वही वैसे राजा राम मोहन राय ने भी भारत के अंदर बहुत कुछ किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल सती प्रथा पे रोक लगाई। यानी सती प्रथा आप लोगों को पता ही होगा कि ठीक है, जैसे पति के मृत्यु के बाद पत्नी को भी जिंदा जला दिया जाता था और इसके खिलाफ अंग्रेज सरकार ने कानून बनाई। ठीक है, दूसरा बाल विवाह, यानी कि 10 साल 11 साल की उम्र में शादी कर दिया करते थे। ठीक है, तो बाल विवाह। उसके अलावा ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसके अंदर उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना में उन्होंने समाज सुधार की बात की। ठीक है, वर्ण व्यवस्था को ख़त्म किया, धार्मिक सुधार किया। ठीक है, और अगला है वेदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया ताकि वेदों को हर व्यक्ति, प्रत्येक भारतीय व्यक्ति इसको पढ़ सके और विदेशियों को समझा सके कि वेदों से कितना कुछ सीख सकते हैं हम लोग। ठीक है, एंड 16th क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों ने भारत में नील की खेती पर बल क्यों दिया? किसानों में इसके असंतोष के कारणों को लिखिए। देखिए, अंग्रेज़ों ने नील की खेती पर बल इसलिए दिया क्योंकि देखो नील जो है ना उसकी डिमांड यूरोप में बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि वो ना रंग बनाने के लिए नील का यूज़ किया जाता है। आज के डेट में आपके गली में भी आते हैं नील तेजाब फिनाइल वाले, तो नील का मतलब होता है जिसमें आपके कपड़े नीले हो जाते हैं और अच्छा दिखता है। ठीक है, कपड़े भी अच्छे दिखते हैं। तो नील की खेती में एक मुनाफा तो बहुत होता ही है, मगर इसका असंतोष ये है कि नील की खेती के लिए ज़बरदस्ती मजबूर किया जाता था किसानों को और खाद्यान्न फसलों के लिए ज़मीन बहुत कम रह जाती थी और नील जो था ना वो किसानों को बहुत कम दामों में बेचना पड़ता था। और एक बार नील हो जाती थी ना जिस भी खेती में, जिस भी जगह पे, वो जगह पूरी तरह से बंजर हो जाती थी, बर्बाद हो जाती थी। क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों को? चलो, तो लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले 4 कारकों का वर्णन करें। पहले तो अक्षांश। भारत जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आता है, जहाँ पे हमें गर्म जलवायु भी देखने को मिलता है, यानी गर्मी देखने को मिलती है। वरना यूरोप, रसिया वगैरह में तो आपको गर्मी देखने को मिलेगी नहीं। ठीक है, इसके अलावा मानसूनी हवाएं बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, अलग अलग जगह से, केरल की तरफ से ऊपर से आएगी, हिमालय की तरफ से, अलग अलग तरीके से आपको मानसूनी हवाएँ भारत के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद हिमालय पर्वत, सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है कि हिमालय पर्वत जो है वो ठंडी हवाओं को भारत में आने से रोकता है। ठीक है, और लास्ट है महासागरों का प्रभाव, जैसे हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, ये सब हमारे देश की जलवायु को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबर में मैसेज कर सकते हैं और मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड करके PDF दे दूँगा। इसके अलावा आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अच्छे से लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नए हैं, और ऑनलाइन कोर्स के बारे में ज़रूर एक बार डेमो लेकर देखिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।